हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स फैक्ट बाय अभिषेक सेठ। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने 50 जीएस के सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को ले आया हूं, जो कि इतिहास, भूगोल, संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित है। अगर इन प्रश्नों को आप अच्छे से देख लेते हैं और अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो आप निश्चित तौर पे आने वाले आगामी एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर गेन करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, बिना समय गवाए हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले किसने पाषाण युगीन सभ्यता पर अनुसंधान प्रारंभ किया? यानी अगर भारत की बात करें तो भारत में किसके द्वारा जो है पाषाण काल जो होता है उसमें अनुसंधान यानी रिसर्च करना प्रारंभ किया। ऑप्शन है सी जे थॉमसन, रॉबर्ट ब्रूसफुट, संकालिया, राखलदास बनर्जी। इन प्रश्नों का जो भी आपको राइट आंसर लग रहा है उसे आप अपने कॉपी पर नोट करें और बाद में उस कॉपी का व्हाट्सअप या आप कह सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर या कहीं पर भी मुझसे जुड़कर आप उसको शेयर कर सकते हैं, जिससे मैं भी देख लूं कि आप कितने प्रश्नों को आपने सही किया। अगर आप 40 प्रश्न जो है अच्छा कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि आपका जो तैयारी काफ़ी अच्छी है। तो इसका मुझे लग रहा है आप लोग आंसर लिख चुके होंगे। तो सीजे थॉमसन, रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड, संकालिया, राखलदास बनर्जी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड। इन्होंने 1863 में भारत के मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान पर सबसे पहले जो है अनुसंधान प्रारंभ किया था और वहीं पे क्या हुआ, इनका जो है नाम वहीं से जाना जाता है। यानी पाषाण युगीन सभ्यता पर अनुसंधान करने वाले कौन से जो है वैज्ञानिक हैं, तो रॉबर्ट ब्रूसफुट है। कब किए थे, तो 1863 में। कहाँ पे सबसे पहले किए थे, तो मद्रास के पल्लवरम में। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। लिखा है, निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं की जाती थी? ध्यान रखेंगे, पूछा है निम्नलिखित में से किसकी पूजा जो है हड़प्पा संस्कृति में नहीं की जाती थी। देख लें इसका क्या होगा इसका। ओके, ऑप्शन एक बार दिखा दूं मैं आपको। मात्र देवी, पीपल, शिव और विष्णु। इन चारों ऑप्शन में जो आपको राइट लग रहा है उसे आप अपने कॉपी पे नोट करें और बाद में वही कॉपी का स्क्रीनशॉट मुझे आप जरूर भेजेंगे। चलें, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, विष्णु। यानी हड़प्पा संस्कृति में मातृ देवी की भी पूजा की जाती थी, पीपल की भी पूजा की जाती थी और शिव की भी पूजा की जाती थी। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़े। लिखा है, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे अधिक स्थल किस राज्य में पाए गए थे? यानी भारत में जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें सबसे अधिक स्थल किस राज्य में पाए गए थे? ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, पंजाब और उत्तर प्रदेश। आई होप आप इसका राइट आंसर लगा लिए होंगे। अगर आज जो राइट आंसर नहीं लगा पा रहे हो वीडियो को पॉज कर दें, क्योंकि मुझे ज़्यादा देर रुक नहीं सकता, तो इसलिए आपको जो है इसका राइट आंसर मैं आपको बताता हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, गुजरात। गुजरात में ही जो है सबसे ज़्यादा जो है हड़प्पा यानी सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे ज़्यादा जो है स्थल मिले थे, जिसमें आपका लोथल जो है काफ़ी फेमस जो है स्थल है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहते हैं? ये क्वेश्चन एकदम शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो भी आपको राइट आंसर लगे उसको जरूर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नहीं दूंगा, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ओके, वेदों का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? यानी वेदों का संकलन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है वशिष्ठ, विश्वामित्र, कृष्णद्वैपायन और भरद्वाज। किसके द्वारा किया गया था? आई होप आप इन चारों में से ऑप्शन को टिक लगा लिए होंगे। तो मैं आपको बताऊं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी, कृष्णद्वैपायन, जिनको वेद व्यास के उपनाम से भी जाना जाता था। इन्हीं के द्वारा जो है वेदों का जो है संकलन किया गया था, इसीलिए इनका नाम भी पड़ा है वेद व्यास। ठीक है, यानी वेदों को जो है क्या किए, जो है संकलन किए थे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़े। इसमें आपको 20 प्रश्न जो मिलेंगे वो हिस्ट्री के मिलेंगे। उसके बाद जो है हम लोग पॉलिटी पे आएंगे और पॉलिटी के बाद जो है हम लोग ज्योग्राफी वाले प्रश्नों को भी देखा जाएगा। चले, निम्नलिखित में से
किन्हें दक्षिणी जैन कहा जाता है? ये क्वेश्चन जानते हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मौर्य जो है साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आगे क्वेश्चन आए तो मैं वहां पे और क्लियर करूंगा आपको। दक्षिणी जैन किसे कहा जाता है? तो दिगंबर को, यानी जो है भद्रबाहु के जो है जैन वाले जो बने थे उनको दिगंबर कहा जाता है। यानी जो है जैन धर्म दो भागों में टूट गया। श्वेतांबर जो है स्थूल बाहु द्वारा चलाया गया, और दिगंबर जो है भद्र बाहु द्वारा चलाया गया। और वही लोग आगे चलकर जो है कर्नाटक में श्रवण बेलगोला के पास जो है अपना निवास स्थान बना दिए थे अकाल पड़ने के समय। उन्हीं को हम लोग दिगंबर के नाम से जानते हैं, और उन्हीं को दक्षिणी जैन के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, दक्षिणी जैन कौन है? तो दिगंबर है। और जो है जो अपने स्थान से नहीं गए उनको कौन बोलते हैं? श्वेतांबर। और श्वेतांबर के जो है यानी जो प्रवर्तक थे, यानी वो कौन थे? स्थूल बाहु, और जो है दिगंबर के भद्र बाहु। ओके, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़े। लिखा है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्याग दिए थे? ओके, निम्नलिखित में से किस स्थान पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण को त्याग दिए थे? ठीक है, तो किनके चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण को कहाँ त्यागा था? तो यानी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है पाटलिपुत्र, उज्जैन, अंग और श्रवण बेलगोला। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जो है श्रवण बेलगोला के पास ही जो है वो भद्रबाहु के जो है नेतृत्व में जो आपके दिगंबर जैन थे वो यहाँ पर आ गए थे, और उन्हीं के जो है अपना गुरु मान लिए थे। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने अपना प्राण कहाँ पे त्यागा था? तो श्रवण बेलगोला में। यानी ठीक है, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। किस राजवंश के शासकों ने शीशे के सिक्के का को प्रचलित किया? यानी किस राजवंश के शासक ने शीशे के सिक्के चलवाए? यानी ये क्वेश्चन आपका काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए ध्यान रखेंगे। शीशे के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए थे? ऑप्शन है शुंग वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश और शातवाहन वंश। ठीक है, शुंग वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश और शातवाहन वंश। थोड़ा सा मैं इस वंश को क्रम बता दूं। सबसे पहले इसमें मौर्य वंश आया था, उसके बाद जो है आपका ये आए थे शुंग वंश आए थे, शुंग वंश के बाद आपके शातवाहन वंश, और लास्ट में जो है गुप्त वंश आया था। यानी ये जो आपके शुंग वंश और शातवाहन वंश है ये आपके मौर्योत्तर जो है वंश से रिलेटेड है। बाकी जो है आपके ये गुप्त वंश और ये मौर्य का वंश है। ओके, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सातवाहन वंश के जो है शासकों द्वारा जो है, साथ ही में शीशे के सिक्के के साथ साथ इन्होंने चांदी, तांबा, कांसा और अन्य प्रकार के भी सिक्के को इन्होंने चलवाए थे। ओके, आगे बात करें। किस इतिहासकार ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी है? किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था? ये आमतौर पे क्वेश्चन अक्सर बनाए जाते हैं, इसलिए याद रखिएगा। विंसेंट स्मिथ के द्वारा जो है एक इतिहासकार थे, उन्हीं के द्वारा ये कहा गया कि जो समुद्रगुप्त हैं वो भारत के नेपोलियन थे। ओके, ठीक, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, मत विलास प्रहसन के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? यानी कौन थे? ठीक है, ध्यान रखेंगे। मत विलास प्रहसन के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? महेंद्र वर्मन, डांडी, भारवी, धर्मपाल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा है महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन जो है मत विलास प्रहसन के क्या है? लेखक थे। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट। चोल वंश का संस्थापक कौन है? ये अक्सर क्वेश्चन बनाए जाते हैं, इसलिए आप इन सारे क्वेश्चन को गलत नहीं कर सकते। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय, राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम, इनमें से कोई नहीं। ये दक्षिण भारत के वंश के राजा थे, उन्हीं में चोल वंश आया था। और चोल वंश के संस्थापक कौन थे? तो विजयालय थे। ध्यान रखेंगे कौन थे? तो विजयालय इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन फर्स्ट। ओके, अगले अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है, सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है प्राग ऐतिहासिक, अद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक और इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो प्राग ऐतिहासिक, मतलब ऐसा काल जिसमें लोग क्या करते थे? पुरातात्विक जो है चीजें मिलती थी, लेकिन जो है उनमें जो है किसी प्रकार का जो साहित्यिक साक्ष्य नहीं मिलता था, यानी वो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, यानी लिपि या लेखन नहीं जानते। ऐसे काल को हम लोग बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, जिसमें पाषाण युगीन सभ्यता भी आता है। अद्य ऐतिहासिक काल होता है
जिनमें क्या है, लोग पढ़ना लिखना यानी लिपि या लेखन तो जानते थे, लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। इसी के अंतर्गत जो आपका आता है सिंधु घाटी सभ्यता आता है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले और साहित्यिक साक्ष्य भी मिले, लेकिन उन साहित्यिक साक्ष्यों को आज तक भी पढ़ा नहीं जा चुका है, इसलिए इसको अद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत ही रखा जाता है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति संस्कृति के किस स्थल से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले? ठीक है, मतलब किस स्थान पर कब्रिस्तान का जो प्रमाण था वो नहीं मिला है, तो ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। यानी जो है आपका कब्रिस्तान का प्रमाण पत्र प्रमाण कहाँ से नहीं मिला था? तो मोहन जोदड़ो से जो है कब्रिस्तान का जो है प्रमाण नहीं मिला था, ध्यान रखेंगे, और ये इंपॉर्टेंट है आपका। ओके, अगले प्रश्न की ओर बात करें। छंद्रोदय उपनिषद का संबंध है, यानी छंद्रोदय जो उपनिषद का संबंध है किस उपनिषद से है? तो याद रखिएगा, छंद्रोदय जो है, छंद्रोग्य जो है उपनिषद का संबंध जो है आपके साम वेद से है। किस वेद से है? साम वेद से है, ध्यान रखेंगे इसको। एक उपनिषद है, टोटल उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 108 है। अगले प्रश्न की ओर आप आगे बढ़ेंगे। शतपथ, यानी शतपथ जैसे है क्या है, 4 वेद है, उसमें ब्राह्मण भी थे और उसमें उपनिषद भी थे, तरह तरह के हैं। इनको जब आप पढ़ेंगे अच्छे से तो आपको समझ में आएगा। तो शतपथ ब्राह्मण संबंधित है, किससे संबंधित है? तो अगर बात करें तो यानी इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी, यानी यजुर्वेद से संबंधित है शतपथ ब्राह्मण। उसमें भी कौन से यजुर्वेद? तो आपके शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित थे, यानी शतपथ ब्राह्मण। ओके, अगले प्रश्न की बात करें। सत्यमेव जयते, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लिख लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा आता है और बहुत ज्यादा इसकी पूछने जाने की संभावना भी है। लिखा है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, छंद्रोदयोपनिषद और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद के द्वारा जो है ये लिया गया है सत्यमेव जयते। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो आ जाएगा आपका जो है मुंडकोपनिषद। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ था? यानी जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, यानी जो है महावीर स्वामी, जिनको हम लोग कहते हैं जैन धर्म के प्रवर्तक थे, और यही जैन धर्म की एक्चुअली में नींव डाले थे। तो इनके जो है प्रवर्तक, उनके जन्म स्थान कहाँ था? पिपली वन, अंग, कुंडग्राम और जो है विक्रमशिला। याद रखिएगा, इनका जो है कुंडग्राम यानी वैशाली में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। यानी कुंडग्राम कहाँ है? तो वैशाली में उस समय था, और वही जो है उसी स्थान पे इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न पे आए। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? वैशाली, सावस्त्री और कौशाम्बी, राजगृह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सावस्ती, यानी सावस्ती में जो इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। और बुद्ध का सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया गया था? तो वाराणसी के सारनाथ में। ओके, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़े। प्रसिद्ध यूनानी राजपूत यानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? यानी प्रसिद्ध जो यूनानी राजदूत था मेगास्थनीज, ये किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर, जो कि सिकंदर का सेनापति था, उसका जो राजदूत था मेगास्थनीज, वो भारत में जो है किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो याद रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही कौन आया था? तो आपका जो है मेगास्थनीज आया था, और इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी जिसका नाम क्या था? इंडिका। ओके, याद रखेंगे मेगास्थनीज की बुक का नाम इंडिका, और किसके समय आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था। भाष्य के लेखक, अरे सॉरी, महाभाष्य के लेखक पतंजलि किसके समकालीन लेखक थे? ठीक है, किसके समकालीन लेखक थे? ऑप्शन है पुष्यमित्र शुंग, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त और कनिष्क। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, और मुझे लग रहा है कि आप लोग टिक भी लगा रहे होंगे अपनी कॉपी पे, और जो भी होगा इसका राइट आंसर, जो भी आपका 50 क्वेश्चन की सीरीज होगी, उस सीरीज को आप करने के बाद मुझे व्हाट्सअप या जो है टेलीग्राम जरूर करेंगी, और मैं अपने व्हाट्सअप नंबर और टेलीग्राम ग्रुप जो है सब डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहां पे आप कर सकते हैं। ओके, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि आप कितने प्रश्नों को सही किए। ठीक है, महाभाष्य के लेखक पतंजलि किसके समकालीन लेखक थे? याद रखिएगा पुष्यमित्र शुंग, यानी शुंग वंश के जो वो थे, यानी
आपके शुंग वंश के स्थापक जो थे पुष्पमित्र शुंग। ये जो मौर्य जो है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो मौर्य वंश था उसका अंतिम शासक बृहदत्त, बृहदत्त का ये सेनापति था। और यही जो है बृहदत्त को मार के उसके बाद क्या बन गया, राजा बन गया और शुंग वंश की स्थापना किया। और इनका नाम जो है पतंजलि जो है, इनके जो है आपके समकालीन लेखक थे। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़े। अगला प्रश्न जो है, अब आपका पॉलिटी शुरू हो गया है, तो पॉलिटी वाले प्रश्नों को और अच्छे से देखें क्योंकि इसमें कंफ्यूजन थोड़ा ज्यादा। अधिकार का उल्लेख किस भाग में किया गया है, यानी आपको पूछ रहा है फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहा है, फंडामेंटल राइट्स का उल्लेख किस भाग में किया गया है। तो भाग 2 में बात करें तो इसमें नागरिकता है, भाग 3 में बात करें इसमें मौलिक अधिकार है। ये आपके मौलिक अधिकार यानी अनुच्छेद कहां से कहां तक, इस अनुच्छेद के मध्य इसका जो है वर्णन किया गया। हम अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, यहां ध्यान रखेंगे। प्रथम क्या बोला है, अस्थाई, मतलब जो है अस्थाई नहीं पूछा है, अस्थाई और अस्थाई वाला आप अच्छे से ध्यान देंगे। अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रताप जो है प्रसाद थे, ये जो है आपके प्रथम जो है अस्थाई अध्यक्ष थे। और जो सच्चिदानंद सिन्हा थे, ये जो है संविधान सभा के जो है अस्थाई अध्यक्ष थे। अस्थाई का नाम आएगा तो सच्चिदानंद सिन्हा, और जो अस्थाई का आएगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। संविधान सभा के झंडा समिति के जो है अस्थाई अध्यक्ष थे, यानी झंडा समिति यानी जो है झंडा जो झंडा समिति पे जो मतलब एक जो है आपका ग्रुप काम कर रहा था, उसके अध्यक्ष थे शरद चंद्र बोस, जेबी कृपलानी, रवि अहमद किदवाई और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, झंडा समिति पर कौन कार्य कर रहे थे, उनके अध्यक्ष कौन थे, तो जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी ही झंडा समिति के अध्यक्ष थे। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ें। भारतीय संविधान सभा ने अ, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकृत किया था, कब किया था, 23 अगस्त 1947 और 13 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 और 22 जुलाई 1947। जैसा कि अभी को जल्द ही 22 जुलाई का समय बीता है, तो वो हो जाएगा 22 जुलाई 1947। इसी समय जो है राष्ट्रीय ध्वज की जो रूपरेखा थी उसको अंगीकृत कर लिया गया था भारतीय संविधान में, यानी ठीक है 22 जुलाई 1947। अगले प्रश्न की ओर बात करें। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई, यानी भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और अनुच्छेद, यानी किनको जो है संविधान की आत्मा बोला गया है। तो अगर भीमराव अंबेडकर के अनुसार आएगा ये क्वेश्चन, तो आप याद रखिएगा संवैधानिक जो है उपचारों के अधिकार को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा माना है, जबकि जो है भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा माना गया है, तो याद रखेंगे प्रस्तावना यानी प्रेम्बल को जो है संविधान के जो है आत्मा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो अगर भीमराव अंबेडकर के अनुसार देगा तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 होगा, और अगर नॉर्मली पूछता है कि आत्मा कौन है तो प्रस्तावना याद रखेंगे। ओके, चले आगे बढ़े, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। ओके, लिखा है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है, यानी ध्यान रखेंगे कौन सा पूछ रहा है, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची यानी जिसमें राज्य सूची के भी विषय होते हैं और संघ सूची के भी विषय होते हैं, उसे हम बोलते हैं समवर्ती सूची। फॉर एग्जाम्पल के रूप में शिक्षा, शिक्षा पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है, तो इसको बोलते हैं समवर्ती सूची का विषय है। तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का जो है कॉन्सेप्ट किस देश के संविधान, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन डी यानी ऑस्ट्रेलिया। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़े। 42वें संविधान 1976 में प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया है? ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गुटनिरपेक्ष, एकता और अखंडता। ध्यान रखेंगे, धर्मनिरपेक्ष इसको शामिल किया गया था यानी मिनी संविधान संशोधन में। समाजवादी को भी जो है शामिल किया गया था। एकता और अखंडता को भी शामिल किया गया था। इसी गुटनिरपेक्ष को क्या किया था? शामिल नहीं किया गया था। यानी इसका जो हो जाएगा ऑप्शन जो हो जाएगा सी सही हो जाएगा। ओके। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किस वर्ष हुआ है? यानी हमारा जो संविधान बनकर तैयार हुआ था यानी 26 नवंबर 1949 को, और जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उसमें प्रथम जो है संशोधन कब किया गया था? तो उसके एक साल बाद ही 1951 में इसमें जो है प्रथम संशोधन कर दिया गया था। यानी अगर पूछता है कि भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किस वर्ष हुआ था, तो 1951 में। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़े। भारतीय संविधान के किस भाग में 3 सोपानों पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है? इसको आप मोटी मोटा ये समझे तो पंचायत का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया था? यानी पंचायत, नगर निगम, इन सब का जो है परिकल्पना जो है किस भाग में किया गया था? तो याद रखेंगे भाग 9, भाग 10, भाग 11, भाग 12। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाग 9 में। भाग 9 क में जो है वो आपकी जो है पंचायतों का उल्लेख किया गया था, जबकि 9 क में आप देखेंगे तो नगर निगम का उल्लेख किया गया है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ें। वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? अनुसूचियां का मतलब होता है एक विशेष प्रकार की लिस्ट होती है, जिस लिस्ट में हम लोग क्या होते हैं किसी बात को बहुत विस्तृत और अच्छे ढंग से उसमें जो है मेंशन किए रहते हैं। तो वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो पहले बात करें जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उस समय आपकी 8 अनुसूचियां थी, और वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हो गई हैं। यानी प्रेजेंट टाइम में 12, और जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो उस समय 8 आपकी जो है अनुसूचियां थी। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ें। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में किया गया है? यानी हमारे यहाँ जो कार्यपालिका है जिसमें गवर्नमेंट होती है और जो है उसकी जो है उसके द्वारा जो लगाई गई पॉलिसी होती है, और न्यायपालिका जिसमें कोर्ट होते हैं, जज होते हैं, इन सब का जो है पृथक्करण जो है बहुत जरूरी है करना, क्योंकि हमारे यहाँ जो है लोकतंत्र की सरकार है। इसलिए पृथक्करण का जो है बात किस अनुच्छेद में किया गया था? तो अनुच्छेद 50। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये रखना है कि अनुच्छेद 50 किसके अंतर्गत आता है। ऑप्शन मैं दे रहा हूं आपको। नागरिकता जो है, उसके बाद दूसरा आप लिख लीजिएगा, जो दूसरा आप कर लेंगे नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, किसके अंतर्गत आएगा ये आपको बताना है। ओके, चलेंगे, इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ें। अब आप देखिए आ गया है, अब ज्योग्राफी आ गया है। इससे पहले हम लोग पॉलिटी भी फिनिश कर लिया गया, अब जो है वो भी फिनिश कर लिया गया, मतलब जो है आपके इतिहास भी। और साथ ही दोस्तों, अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ जो है अच्छे पॉलिटी की सारी पीडीएफ पड़ी है ऑलरेडी। आप मुझसे अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जरूर जुड़ जाइए, और साथ ही जो है मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे और जो है इंस्टाग्राम पे भी मुझसे जुड़ सकते हैं। सारे का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में आपको दे दूंगा, अरे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से जाकर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो है आपकी तैयारी पूरी जीएस पेपर मैं क्रम वाइज क्रम कराता रहता हूँ। ओके, चलें आगे बात करें। इनमें से किस ग्रह को बाह्य ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है? जैसे हम लोग को दो ग्रह को श्रेणी बनाई गई है, एक होता है आंतरिक ग्रह यानी इनर प्लेनेट, और एक होता है बाह्य ग्रह जिसको आउटर प्लेनेट के नाम से जानते हैं। इनमें बाह्य ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। ऑप्शन है अरुण, बृहस्पति, मंगल और पृथ्वी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो, इसमें दो ऑप्शन सही होंगे, दो ऑप्शन सही होंगे। अरुण तो होगा ही, और साथ ही कौन हो जाएगा? बृहस्पति भी हो जाएगा। ठीक है, यानी क्योंकि अगर आप 8 ग्रह को देखें तो उसके बाद बुध, शुक्र, मंगल और पृथ्वी, ये चारों आपके इनर प्लेनेट होते हैं, और इसके बाद जो होता है बृहस्पति, उसके बाद जो है अरुण, अरे वरुण, और जो है शनि, ये सब जो है आपके आउटर प्लेनेट हैं। ध्यान रखेंगे, इसके दो ऑप्शन सही हो जाएंगे, अरुण और बृहस्पति।
दोनों आपके आउटर प्लेनेट है, जबकि मंगल और पृथ्वी जो है इनर प्लेनेट है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। उपसौर की घटना किस तिथि को होती है? देखिएगा, सूर्य से एकदम पास आने की होती है सबसे, क्योंकि सूर्य के जो है सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है, इसलिए कभी वो सूर्य के बहुत नजदीक आ जाती है, कभी सूर्य से बहुत दूर चली जाती है। जब वो सूर्य से सबसे नजदीक आती है तो उस घटना को हम लोग उपसौर कहते हैं, और जो जब सबसे दूर होती है तो उसे अपसौर कहते हैं। तो उपसौर की घटना हमेशा कब होती है? 3 जनवरी को होती है, जबकि अपसौर की घटना जो होती है हमेशा 4 जुलाई को होती है। ध्यान रखेंगे, 3 जनवरी को उपसौर और 4 जुलाई को अपसौर होती है। उपसौर, अरे उपसौर जो होता है यानी सूर्य जब होता है, यानी पृथ्वी जब सूर्य से सबसे पास होती है तो उपसौर, और जो सबसे दूर होती है तो अपसौर होता है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह किस ग्रह के पास है? यानी अगर बात करें पूरे जो है सोलर सिस्टम में, तो सबसे छोटा सैटेलाइट किस जो है प्लेनेट के पास है, यानी किस ग्रह के पास जो है सबसे छोटा उपग्रह है? तो याद रखेंगे, मंगल के पास जो है सबसे छोटा उपग्रह है, जबकि बृहस्पति के पास जो है सबसे बड़ा उपग्रह है। मंगल का सबसे छोटा उपग्रह का नाम क्या है? तो आपका डिमास नाम है, और जबकि बृहस्पति के सबसे बड़े उपग्रह का नाम क्या है? गैनीमीड है। ओके, ध्यान रखेंगे इन दोनों प्रश्नों को अच्छे से। एक प्रश्न के साथ मैं 2-3 प्रश्न भी आपको बता रहा हूँ, जिससे कि आप 50 क्वेश्चन के दौरान कम से कम 100 क्वेश्चन जरूर तैयार करें। अगले प्रश्न की बात करें। ले एवं कारगिल, यानी जो है आपकी जो है ले की बात कर ले और कारगिल, इन दोनों का जो है को श्रीनगर से किस दर्रे द्वारा जोड़ा जाता है? यानी आप ऐसे समझ सकते हैं कि लद्दाख को जो है जम्मू कश्मीर से किस दर्रे द्वारा जोड़ा जाता है? बनिहाल दर्रा, जोजिला दर्रा, शिपकिला दर्रा और रोहतांग दर्रा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, जोजिला दर्रा। ठीक है, जोजिला दर्रा होता है। और बात करें बनिहाल दर्रे की बात करें तो ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, जबकि जोजिला बता दिया कि लेह एवं कारगिल को श्रीनगर से जोड़ता है। शिवकिला दर्रा जो है तिब्बत को आपके हिमाचल प्रदेश से जोड़ता है, और रोहतांग दर्रा जो है वो भी हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बनिहाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो बनिहाल याद रखेंगे जम्मू को श्रीनगर से, जो जिला जो होता है लेह को श्रीनगर से या कारगिल को श्रीनगर से, और शिवकिला जो है वो तिब्बत को जो है हिमाचल प्रदेश से जोड़ने का काम करता है। ओके, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ें। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? यानी ओजोन परत की बात की जाती है, जो हमारे ओजोन लेयर होती है वो किस मंडल में पाई जाती है? क्षोभ मंडल यानी जो होता है ट्रोपोस्फियर, समताप मंडल स्ट्राटोस्फियर, जो है मध्य मंडल मेसोस्फियर, आयन मंडल यानी आयनोस्फियर में किस में पाई जाती हैं? तो ध्यान रखेंगे, अक्सर इनका नाम इंग्लिश में देता है, इसलिए आप इंग्लिश वाले वर्ड को ज्यादा ध्यान देंगे। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, यानी ओजोन गैस किस मंडल में पाई जाती है? तो आपको याद रखना पड़ेगा स्ट्राटोस्फियर इन समताप मंडल में पाई जाती है। ध्यान रखेंगे, और समताप मंडल में ओजोन पाई जाती है, और साथ ही किसी प्रकार की मौसम संबंधी गतिविधियां नहीं होती हैं, इसलिए ये वायुयान उड़ाने का सबसे जो है आदर्श मंडल भी माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 36। किस महाद्वीप से कर्क, मकर एवं भूमध्य तीनों रेखाएं गुजरती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जियोग्राफी का। कर्क यानी जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, मकर यानी अरे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मकर मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और भूमध्य रेखा मतलब इक्वेटर, तीनों से गुजरने वाला कौन सा महाद्वीप है? ठीक है, कौन सा महाद्वीप है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका। आई होप आपने अपना आंसर जो है टिक कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा अफ्रीका। अफ्रीका से आपका कर्क रेखा भी गुजरती है, मकर रेखा भी गुजरती है, और आपका भूमध्य रेखा भी गुजरती है। अगले प्रश्न की बात करें। भारत की सबसे ऊंची चोटी, यानी बात करें भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है? गाडविन ऑस्टिन, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में केटू के नाम से जानते हैं। ठीक है, केटू जो होता है सबसे भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो कहाँ पर है? तो आपके पीओके में है। ध्यान रखेंगे, पीओके में है गाडविन ऑस्टिन। ठीक है, और डोडा बेटा की बात करें तो ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। धूपगढ़ की बात करें तो ये जो है आपकी
उसकी यानी बात करें सतपुड़ा पर्वत की जो है एक हिल स्टेशन है, और सैंडल पीक की बात करें तो ये जो है वहाँ पे यानी अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी, यहाँ पे बड़ी नदी या लंबी नदी का आप कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे, बड़ी नदी तो नहीं पूछेगा लेकिन लंबी नदी पूछता है। दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन हो जाएगा सी, गोदावरी। सबसे लंबी नदी गंगा, दूसरे नंबर पे गोदावरी, और तीसरे नंबर पे कृष्णा, और चौथे नंबर पे यमुना। ध्यान रखेंगे, यानी यही इसका क्रम है। तो गोदावरी जो है दूसरी सबसे लंबी नदी है, जबकि सबसे पहली लंबी नदी कौन है? गंगा है। गोदावरी का उद्गम स्थान है, तो नासिक के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से जो है गोदावरी नदी निकलती है, जो कि कहाँ पे, किस राज्य में? तो महाराष्ट्र राज्य में है। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर नहीं है, केरल नहीं, हिमाचल प्रदेश नहीं है। अगली बात करें, लक्षद्वीप द्वीप समूह किस सागर या महासागर में स्थित है? यानी लक्षद्वीप आपसे जब भी एक आपका क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है, और यूनियन टेरिटरी पूछ रहा है कि ये जो द्वीप समूह है ये किस सागर या महासागर में है, तो ध्यान रखेंगे अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, यानी अरब सागर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ें। भारत में गुजरात का समय अरुणाचल प्रदेश के समय से कितना पीछे चलता है? अगर मानक समय रेखा न हो, जो हमारे यहाँ खींची गई है 82.5 डिग्री, अगर वो न हो तब के लिए, यानी गुजरात का समय अरुणाचल प्रदेश के समय से कितना पीछे चलता है, तो ध्यान रखेंगे 1 डिग्री घूमने में जो होता है लगभग जो आपका 4 मिनट का समय लेता है, तो करीब करीब जो है 30 डिग्री घूमना पड़ता है, यानी 30 चौका जो जाएगा 120 हो जाएगा, यानी लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। लेकिन हम लोग मानक समय रेखा खींच लिए हैं, इस वजह से जो भी हमारे यहाँ इलाहाबाद में, नैनी में जो भी समय होता है वही पूरे भारत का समय माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ें। भारत की सबसे बड़ी झील है, यानी भारत की सबसे बड़ी झील है, यहाँ पे खारे पानी या मीठे पानी का कॉन्सेप्ट नहीं दिया है, तो याद रखेंगे भारत की सबसे बड़ी झील कौन हो जाएगी? चिल्का झील हो जाएगी। लेकिन अगर यही क्वेश्चन बोल दे कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तब क्या हो जाएगा? बुलर झील हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर पूछते भारत की सबसे बड़ी जो है खारे पानी की झील, तब कौन हो जाएगा? चिल्का झील हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है लोकटक झील याद रखेंगे, ये जो है पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की एक झील है, और अष्टमुदी जो है केरल राज्य में स्थित एक झील है। अगले प्रश्न की बात करें, स्वेज नहर किन दो सागरों को अलग करती है? भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर एवं बाल्टिक सागर, भूमध्य सागर एवं कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर एवं लाल सागर। यानी स्वेज नहर की बात करिए, स्वेज नहर किन दो जो है सागरों को अलग करती है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि किन दो सागरों को जोड़ती है। यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से आप बना ले कि स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ने का काम कौन करता है? तो स्वेज नहर के द्वारा किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें, भारत पाकिस्तान को अलग करने वाली रेखा है, यानी बात करें इस टाइप की रेखाओं से भी क्वेश्चन खूब बनाए जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे भारत पाकिस्तान को अलग करने वाली रेखा है डूरंड रेखा, रेड क्लिफ, मैकमोहन, और जो है 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इन सभी के बारे में मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो रेड क्लिफ हो जाएगा। लेकिन बाकी आप डूरंड के बारे में, मैकमोहन के बारे में आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और साथ ही 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इतना थोड़ा समय बचाइए और इसको लिखने का प्रयास करें। आई होप आपको हमेशा ये चीजें याद रहेंगी, क्योंकि आप एक बार कमेंट में अगर लिख देंगे तो आपको भूलेगा नहीं। अगले प्रश्न की बात करें, हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में किस नदी पर बना है? यानी हीराकुंड बांध की बात करें, ये पूछा है कि उड़ीसा राज्य में किस नदी पर बना है। सबसे पहले हीराकुंड बांध पूछा क्यों जाता है कि क्योंकि हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे लंबा बांध है, और किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में। और किस नदी पर बना है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महानदी पर ये बना हुआ है। अगले प्रश्न की बात करें, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल, ले, कारगिल।
तो इसका ध्यान रखेंगे, जब इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो हमेशा दक्षिणतम बिंदु अक्सर पूछता है, लेकिन कभी आप ध्यान रखेंगे उत्तरी बिंदु पूछ लिया तो आप गलत कर देंगे, इसलिए ध्यान रखेंगे दक्षिणतम बिंदु तो इंदिरा पॉइंट होता है, लेकिन जो होता है कि सबसे उत्तरी बिंदु जो होता है वो आपका इंदिरा कॉल होता है, और ये ले का सबसे जो है आखिरी हिस्से पर स्थित एक पॉइंट है, यानी एक जगह है इंदिरा कॉल। ओके, ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ें। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। सिंधु नदी एवं सतलज नदी के बीच हिमालय को किस हिमालय के नाम से जाना है? यानी नदियों के आधार पर जब हिमालय का बंटवारा हुआ है तो उसमें पूछा है कि सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच के हिमालय को किस हिमालय के नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखेंगे, सिंधु और सतलज के बीच के हिमालय को हमेशा कश्मीर हिमालय के नाम से जाना जाता है, और सतलज और तिस्ता नदी के बीच के हिमालय को, नहीं, सतलज और जो है काली नदी के बीच के कुमायूं हिमालय, और जो है आपके जो है काली नदी और जो है तिस्ता नदी के बीच के हिमालय को नेपाल हिमालय, और जो तिस्ता और जो है ब्रह्मपुत्र नदी के बीच के हिमालय को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। रामगंगा किसकी सहायक नदी? ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन मैंने आपको ले लिया कि आप भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से लेवल के आपके थे, इस वजह से थोड़ा सा आसान क्वेश्चन एक ले लिया। रामगंगा किसकी सहायक नदी है? गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा। याद रखेंगे, रामगंगा जो है वो आपकी गंगा नदी की सहायक नदी है, जो कि उत्तर प्रदेश में जो है कन्नौज जिले में आकर गंगा नदी से मिल जाती है। ओके, प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? अगर बात करें सर्वाधिक मात्रा में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो आपके जलोढ़ मिट्टी जो है भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अगले प्रश्न की बात करें और लास्ट प्रश्न है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे जरूर लाइक करिएगा, काफी मेरी मेहनत लगती है इसमें, तो आप अगर आपको पसंद आएगा तो आप बिना लाइक किए नहीं जाएंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? ताप्ती, गोदावरी, नर्मदा, गंडक। सरोवर बांध के बगल में आपको पता है ना इसलिए ये क्वेश्चन जो है काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। याद रखेंगे, नर्मदा नदी पर ही सरदार सरोवर बांध बना है, जिसके जो है बगल में ही आपका क्या बना है, स्टैचू ऑफ यूनिटी 182 मीटर जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो है आपकी जो है स्टैचू बनी है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग आज 50 क्वेश्चन की श्रृंखला पूरी तरीके से फिनिश कर लिया है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और जो यूपी बीएड से जुड़े हैं उनको जरूर आप शेयर करिए। थैंक यू।